पाठ 6 अद्भुत मित्रता यूनिक फ्रेंडशिप। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत पाठ में एक मित्र की संवेदनाओं का सुंदर चित्रण है। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार को किस प्रकार से संबल प्रदान किया, उसका वर्णन इस कहानी में बड़े ही मार्मिक तरीके से किया गया है। पाठ का उद्देश्य चैप्टर ऑब्जेक्टिव कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, कारक, वचन, मुहावरे, विषय संवर्धन गतिविधियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, संवाद, परियोजना कार्य। शिक्षा, हमें अपने मित्रों की बुरे समय में सहायता करनी चाहिए। नन्हे नन्हे दूध मुँहे बच्चे, अकेली रुग्ण पत्नी, नाते रिश्ते का ऐसा कोई नहीं जो जरूरत पर काम आ सके। पति सुदूर अफ्रीका में अस्पताल में बीमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं। हर रोज वे रंग बिरंगे टिकटों वाले पत्र की राह देखते, परंतु डाकिया भूल से भी इधर झांकता न था। हाँ, बहुत लंबे अरसे बाद एक पत्र एक दिन मिला। बड़ा अजीब सा था वह, बड़ा करुण, बड़ा दर्द भरा। नैरोबी के किसी अस्पताल से लिखा था। रंग भेद के कारण पहले यूरोपियन लोगों के अस्पताल में जगह नहीं मिली। इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है, किंतु कुछ कहना मुश्किल है। चंद दिनों की मेहमानदारी है, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा कुछ सूझता नहीं। पास होते तो भरोसा रखना, भगवान सबका रखवाला है। जिसने पैदा किया है वह परवरिश भी करेगा। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। रोती प्रस्तुत पाठ में दीवान के पद के लिए आयोजित एक प्रतियोगिता का वर्णन किया गया है। उन्होंने इसमें बताया गया है तब कि सच्चे अर्थों में लगा मनुष्य केवल विद्या मिला और ऊंची उपाधियों से बड़ा नहीं होता। चमत्कार है दया, हालत सुधर रही है, की भावना, एक नया जन्म परायणता आदि गुणों से ही मनुष्य सही मायने में बड़प्पन प्राप्त करता है। किसी से बोलकर लिखाया उद्देश्य हालत पहले से अच्छी है। चिंता की अब कोई बात नहीं। वाचन श्रवण पहले पठन पाठन, कुछ रुपए मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे मुखड़े, चिंतन और मनन, व्याकरणिक का स्वास्थ्य, दवंदिक समास की ओर बढ़ा। शब्दों के लिए वाक्यांश लिखना से आती रही। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना रहे। संज्ञा शब्द लिखना था। हाथ के विषय संवर्धन गतिविधियां। अब वह पत्र जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल से लिखवा लेता है। संवाद, परियोजना कार्य, टाइपराइटर, शिक्षा दिया है उसने। हमें अपने मन में कारोबार के लिए दया की भावना रखनी चाहिए। धीरे धीरे कुछ जब रियासत देवगढ़ के दीवान है सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए फार्म हाउस तो उन्हें परमात्मा की याद आई। घर के बारे में, महाराज के बारे में करते हुए बोले की पढ़ाई के बारे में कितने ही श्रीमान की सेवा बड़ी 40 वर्ष तक थी। अब मेरी अवस्था ढल गई है। पत्र पहले कभी संभालने की शक्ति मुझ में नहीं रही। स्वाभाविक रूप से कहीं प्रसन्नता हुई हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, पार लग रही थी। सारी जिंदगी की नेकनामी लगभग मिट्टी में मिल जाएगी। घर की ओर से राजा साहब अपने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का समय बड़ा आदर करते थे। कभी घर भी उन्होंने आना चाहिए, बहुत समझाया। बच्चे बहुत लेकिन जब दीवान साहब ने उसे देखने भर हार कर तरसते हैं, उन्होंने प्रार्थना जो स्वीकार कर ली। चिट्ठी में शर्त लगा दी है कि रियासत के लिए नया दीवान करते हैं, आप ही को खोजना पड़ेगा। किसी किस्म दूसरे दिन कष्ट नहीं देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला। बहुत मेहनत करते हैं। देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। पापा की तरह जो सज्जन अफ्रीका जाएगा इस पद के लिए समझे, वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में 12 साल का हो गया है। यह कक्षा में अव्वल आया है। ग्रेजुएट हूँ। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफा मिलेगा। एक महीने तक तनु अब 18 पार कर रही है। सहन उसका भी ब्याह करना है। कहीं कोई अच्छा सा लड़का अपनी जात बिरादरी का मिले तो चल सकता है। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी। लिखा था कि इस समय तो नहीं, हाँ अगले साल तन्नू के ब्याह पर अवश्य पहुंचेगा। योग्य वर तो वहां भी मिल सकते हैं, पर विदेश में, अफ्रीका जैसे देश में
लड़की को बिहाने के पक्ष में वह नहीं है। दहेज की चिंता न करना, कहीं वर की खोज करना। वर की तलाश में भटकने की अधिक आवश्यकता न हुई। आसानी से खाता पीता घर मिल गया। शायद इतना अच्छा घराना न मिलता, लेकिन इस भ्रम से कि कन्या का बाप अफ्रीका में सोना बटोर रहा है, सब सहज हो गया। शादी की तिथि निश्चित हो गई। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय से पहुंच रहा है। गहने कपड़े सब बनाकर वह साथ लाएगा, लेकिन शादी के समय वह चाहकर भी पहुंच नहीं पाया। विवशताओं से भरा लंबा पत्र आया कि इस बीच जो नया कारोबार शुरू किया है उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। ऐसे संकट के समय यह सब छोड़कर वह कैसे आ सकता है। हाँ, गहने कपड़े और रुपए भिजवा दिए हैं। वर वधू के चित्र उसे अवश्य भेजें, वह प्रतीक्षा करेगा। खैर, ब्याह हो गया धूमधाम के साथ। विवाह के सारे चित्र भी भेज दिए। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में सर्वप्रथम रहा। खेलों में भी पहला। बहुत से सर्टिफिकेट मिले, वजीफा मिला। इनाम से मिली सारी वस्तुओं की फोटो वे पापा को भेजना न भूले। बदले में कीमती कैमरा आया, गर्म सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई और मर्मस्पर्शी लंबा पत्र आया। लिखा था कि वह बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। बच्चे इसी तरह नाम रोशन करते रहें। उनके सहारे वह जिंदगी की डोर कुछ और लंबी खींच लेगा। यह सारा कारोबार उन्हीं के लिए तो है। पर अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव न हो पाता। हर बार कुछ न कुछ अड़चनें आ जाती और उसका आना स्थगित हो जाता। समय पंख बांधकर उड़ता रहा, अबाध गति से। बच्चों ने लिखा कि यदि उसका घर आ पाना कठिन हो रहा है तो वे सभी अफ्रीका आने की सोच रहे हैं। कुछ वर्ष वहीं बिता लेंगे। उत्तर में केवल इतना ही था कि काम बहुत बढ़ गया है। नैरोबी, मोम्बासा के अलावा अन्य स्थानों पर भी उसे नियमित रूप से जाना पड़ता है। यहाँ विश्वास के आदमी मिलते नहीं, इसलिए उसे स्वयं ही खटना पड़ता है। यहाँ की आबोहवा, बच्चों की पढ़ाई, अनेक प्रश्न थे। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। समय निकालकर कभी वह स्वयं घर आने का प्रयास करेगा। बच्चों की बहुत याद आती है। देखो बेटे, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आसरे भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं। हमारा जीवन कुछ ऐसे ही तंतुओं के सहारे टिका रहता है। यदि वे टूट जाएं, छिन्न भिन्न होकर बिखर जाएं, तो पल भर में पानी के बुलबुलों की तरह सब समाप्त हो जाता है। जरा सोचो बेटे, वे खांसे। तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 15-20 साल पहले हो जाती तो क्या होता? भले ही वे एक अच्छी रकम तुम्हारे नाम छोड़ जाते। उन्होंने युवक के असमंजस में डूबे गंभीर चेहरे की ओर देखा। रुपए रेत में गिरे पानी की तरह विलीन हो जाते और तुम अनाथ हो जाते। तुम्हारी माँ घुट घुट कर कब की मर चुकी होती। तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते। जहां तुम आज हो वहां तक नहीं पहुंच पाते। निराशा की, हताशा की तथा असुरक्षा की इतनी गहरी खाई में होते कि वहां से अंधेरे के अलावा कुछ भी ना दिखता तुमको। उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ की नोक से भिगोया। हम दुर्बल होते हुए, असहाय, अकेले होते हुए भी कितने कितने बीहड़ वनों को पार कर जाते हैं, सहारे की एक अदृश्य डोर के सहारे। उनका गला भर आया। तुम्हारे पिता तो तब ही गुजर गए थे बेटे। अपने साझे कारोबार से उनके हिस्से के पैसे तुम्हें नियमित रूप से भेजता रहा। कितने वर्षों से मैं इसी दिन के इंतजार में था। अब तुम बड़े हो गए हो। अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। तुम सरसब्ज हो गए। मेरा वचन पूरा हो गया जो मैंने उसे मरते समय दिया था। उनका गला भर आया। वे दीवार पर टंगे एक धुंधले से चित्र को न जाने क्या क्या सोचते हुए देखते रहे।